नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों बिहार की सियासत तवे की तरह गर्म है। एक तरफ महागठबंधन की नई सरकार तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी धुरी पर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। सियासी त्रिकोण में प्रदेश की पब्लिक को पूरा सियासी मसाला मिल रहा है। ताजा वार आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर किया है। नालंदा में आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, ईर्ष्या जलन डाकर। और जेडीयू से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार ने डर के कारण उनको मंत्री नहीं बनने दिया। जेडीयू से इस्तीफा देने के 15 दिन बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला। कहा कि डाह के कारण नीतीश कुमार ने उन्हें 2017 और 2019 में केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, ईर्ष्या जलन डाकर। आरसीपी सिंह ने जेडीयू नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे एक एक सवाल का जवाब दिया। सुन लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आए तो ठोक के बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जी, मेरा आदत ही नहीं है। वहां से नाम मांगा गया इनसे, मुख्यमंत्री जी से कि नाम दीजिए, एक्सपेंशन होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार। आरसीपी सिंह ने रोटी का उदाहरण देते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को बदलने की नसीहत तक दे डाली। आप देखें, रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखता हूं। नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह के सबसे बड़े हमले को जेडीयू के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। इस बात की भी पुष्टि हुई, इस याद किया जाता रहेगा आपको कि आपका 2017 से ही मन में राजनीतिक पाप था और उस पाप के चलते आपने जनता दलियों के अंदर रह करके ही जनता दलियों की नीतियों के साथ विश्वास। तवा और रोटी के सहारे नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोलकर आरसीपी सिंह ने ये जता दिया है कि ये राजनीतिक अदावत काफी आगे तक जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम दूसरों की तरक्की से जलते हैं। 2017 में ईर्ष्या के चलते सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश को मेरे कद बढ़ने का डर था। अपनी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार दूसरों पर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आरसीपी सिंह ने ये कही कि सीएम ने शपथ लेने के लिए कहा था, यानी कि जेडीयू की तरफ से जो दलील दी जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लिए थे, उस दलील को यहां पर आरसीपी सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार का हाल बदहाल है, सड़कों को कोई देखने वाला नहीं है। रोटी की तरह सीएम बदलना इस वक्त बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। एक ही सीएम रहेगा तो यही हाल होगा। आरसीपी सिंह ने यह कहा कि सीएम सबको अपना विरोधी समझते हैं। विकास का पैसा केंद्र सरकार से आता है, सीएम जनता के बीच नहीं जानते। सीएम लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। केंद्र के पैसे से विकास नहीं होता है। आरसीपी सिंह कभी जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता माने जाते थे, लेकिन अब वो जेडीयू से अलग होकर नीतीश कुमार पर खुले तौर पर निशाना साध रहे हैं और जेडीयू भी उन पर पलटवार कर रहा है। अब इस रिश्ते को समझते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नंबर 2 के नेता से आखिर इतने विरोधी कैसे हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनते ही रिश्तों में दरार आ गई। ललन सिंह के अध्यक्ष बनते ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से दूर होते चले गए। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा नहीं भेजा और इसी के बाद देखिए तकरार जो है वो खुले तौर पर सामने आने लगी। आरसीपी सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह से जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया
और ये आरोप लगाते ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी कर दी है। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर हालांकि पलटवार जरूर कर दिया है। सुपौल जिला अध्यक्ष ने भी आरसीपी सिंह पर हमला बोला है। सुपौल के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह को सुपौल नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें नहीं आने की चेतावनी दी गई है। लेकिन इस पर बीजेपी नेता नीरज बबलू ने पलटवार किया है और ये कह दिया है, जेडीयू के तमाम नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आरसीपी सिंह को सुपौल आने से रोक कर दिखाए। क्या सुपौल में आरसीपी सिंह पर जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत छिड़ने वाला है? जेडीयू ने अगर आरसीपी का विरोध किया तो उसके कार्यकर्ताओं को बीजेपी से निपटना होगा। आरसीपी सिंह को जेडीयू के जिलाध्यक्ष की खुली धमकी के बाद अब बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने खुली चुनौती दी है कि किसी में अगर दम है तो आरसीपी सिंह को सुपौल आने से रोक कर दिखाए। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या सुपौल में आरसीपी पर महासंग्राम होगा? बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जंग होगी। जेडीयू नेता की धमकी पर पूर्व मंत्री की चुनौती। अगर आज वो संगठन से बाहर हो गए हैं तो कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है। पूर्व मंत्री और सुपौल की छातापुर सीट से बीजेपी के विधायक नीरज बबलू खुलकर आरसीपी के समर्थन में उतर चुके हैं। नीरज बबलू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देखता हूं कि आरसीपी को सुपौल आने से कौन रोक लेगा। कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है और सुपौल में जब चाहे आरसीपी सिंह जी तब आए। उनके लिए जेडीयू के वर्कर भी हाथ बिछाए हैं और बाकी हम लोग भी हैं। नीरज बबलू के इस बयान से सुपौल में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान की आशंका बढ़ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जेडीयू के जिला कार्यकारिणी ने आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें खुले लहजे में ये चेतावनी दी है कि अगर आरसीपी सिंह बाकी जिलों की तरह सुपौल दौरे पर आए तो अंजाम बुरा होगा। और उनको सावधान किए हैं कि ये सुपौल की धरती विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार की धरती है, जहां हम लोग बहुमत में है, यहाँ की आम आवाम नीतीश जी के साथ है। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा होगा आपके साथ। जेडीयू जिला अध्यक्ष की इसी धमकी के जवाब में चुनौती देते हुए नीरज बबलू ने यहां तक कह डाला कि आरसीपी चाहे तो बतौर एनडीए उम्मीदवार सुपौल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुपौल पार्लियामेंट जेडीयू के अंदर है और इधर एनडीए में खाली है। चाहे तो वो सुपौल से पार्लियामेंट लड़े, हम लोग उनको ऑफर देते हैं। एनडीए में बात करें ऊपर नेताओं से और सुपौल आके पार्लियामेंट लड़े। अकाउंट रखता है, हम लोग देखेंगे। मतलब आप ऑफर दे रहे हैं आरसीपी सिंह को सुपौल से आके संसदीय? बिल्कुल, हम लोग ऑफर दे रहे हैं, आकर के लड़े सुपौल में। अगर कोई रोक रहा है तो हम ऑफर दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। एनडीए में अपने नेताओं से बात करें और आए सुपौल लड़ने के लिए, को देखते हैं कौन रोकता है। आरसीपी पर जेडीयू जिलाध्यक्ष की धमकी पर पूर्व मंत्री की चेतावनी से सुपौल का सियासी पारा आसमान पर चढ़ चुका है और हर कोई ये सोच रहा है कि सियासी लड़ाई में आगे क्या होने वाला है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दानापुर से बताते चले। मनेर संगम के पास बड़ा हादसा हो गया है। अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। नाव पर सवार लोग डूब गए हैं। 6 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पटना और सारण जिला का ये बॉर्डर एरिया है जहां पर नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत इस वक्त जुड़ गए हैं। अमरजीत, 6 लोगों को बचा लिया गया, लगभग कितने लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं? जी देखिए, नाव पर लगभग 15 से 17 लोग सवार थे और उसमें से 6 लोगों को जो है बचाया गया है, जबकि बाकी जो बचे हुए हैं लोगों को जो है खोजने की जो है प्रयास किया जा रहा है। वो नाविक भी खोजबीन कर रहे हैं। ये घटना मनेर के संगम के घटित हुई है और ये पटना जिला और सारण जिला का बॉर्डर एरिया पड़ता है और जहां घटना घटी है वो सारण जिला का छोर है, क्योंकि जो है नदी का जो एरिया है
वो एक भाग पटना में पड़ता है, 3 भाग जो है सारण में पड़ता है और वहीं पे घटना घटित हुई है। इसमें जो है जो सवार लोग थे, तेज आंधी की वजह से जो है ये नाव दुर्घटना घटित हुई है, क्योंकि जो है जो सवार 17 लोग थे उसमें से 6 लोग निकल गए हैं, निकाल लिया गया है और बाकी जो है लापता है। तो ये नाव जो है बालू लदा हुआ था, अवैध बालू लदा हुआ था। अवैध बालू का कारोबार लगातार जो है जारी है और उसी में जो है ये नाव जो है काफी भर कर ले जाते हैं। लगभग जो है काफी कम जो है 6 इंच तक ही जो है नाव में ऊपर का हिस्सा बचता है और थोड़ा सा आंधी चलने पे जो है नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और यही हुआ। तेज हवा के कारण जो है आंधी आई है और उसी में जो है नाव जो है डूब गया है और 6 लोग जो है उसमें से बचाए गए हैं। बाकी की तलाश चलिए ठीक है अमरजीत, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा में उफान को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। ऐसे में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। विभाग की तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा की धारा में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि आज गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के पार बह सकती है। आप देख सकते हैं गंगा का यह विकराल रूप, किस तरीके से जो गंगा की धारा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी अलर्ट में हैं, क्योंकि वो भी तैनात हैं। राजधानी पटना के जितने भी घाट हैं, चाहे गांधी घाट हो या फिर दीघा घाट हो, ऐसे में जो अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पे खतरे का जो निशान है वो 50 मीटर आंकी जाती है और अभी की बात करें तो जो गंगा की धारा है वो 49.79 मीटर पहुंच गई है। यानी आज जो गंगा की रफ्तार है वो और तेजी से बढ़ेगी। तो मॉर्निंग में आए थे तो पानी ठीक था, रात भर में पानी बहुत बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या लग रहा है अभी आज और ऊपर जाएगा पानी? कल के अपेक्षा तो लग रहा है कल से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। परसों ठीक था, कल सवेरे आते तो ठीक, आज बहुत ज्यादा लग रहा है कि इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो गंगा की रफ्तार है कल से लेकर आज तक बेतहाशा बढ़ रही है। अनुमान यही जताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो गंगा की रफ्तार है वो बढ़ रही है, आज खतरे के निशान के पार गंगा की धारा चली जाएगी और ऐसे में जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं, क्योंकि निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें कोई खतरा ना हो, उन तक सही समय पर उन तक बचाव राहत कार्य पहुंचाई जा सके, इसको लेकर विभाग के अधिकारी अलर्ट नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और खबर पूर्णिया से, जहां के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने लालबाड़ी में एक घर से भारी मात्रा में नकली डालडा, रिफाइन और बोतल बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लालबाड़ी में काफी दिनों से नकली सामान बनाने का कारोबार चल रहा है और इसी को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 115 बोतल नकली सोयाबीन तेल, 507 खाली बोतल, 3000 रैपर समेत कई सामान बरामद किए हैं। शेखपुरा में पहाड़ उत्खनन का काम लगातार जारी है, जिसमें 9 कंपनियां लीज धारक हैं। खनिज विभाग की ओर से कीमत निर्धारित नहीं किए जाने की वजह से छोटे मोटे क्रशर संचालकों को काफी परेशानी हो रही है। क्रशर संचालक का यहां पर आरोप है कि मनमानी कीमत की वसूली की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिले का चांदी गांव है, जहां पहाड़ पर बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य चल रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी एजेंसियां भी लगी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का शिकायत है यहाँ कि जो रेट होना चाहिए वो रेट काफ़ी मनमानी लिया जाता है। जहाँ शेखपुरा में रेट मिलेगा उससे दुगना रेट की वसूली की जाती है, जिसके कारण क्या शिकायत हम जानते हैं। बताइए क्या परेशानी आपको है? परेशानी ये था सर कि माल चल रहा था तो हम लोड करने आए, अब कल क्या बोला था कि रेट बढ़ा था, तो कल हमको मालूम नहीं था, तो हम लोड किए माल, हम पैसा देने गए, लोड तो हम कर लिए माल, पैसा दिए तो बोला बढ़ गया 100 रुपये टन में। तो हमको पार्टी बोला कि 100 रुपये टन नहीं, जे चल रहा दे देंगे, तो हम बोले कि माल नहीं लेंगे। अभी रेट क्या ले रहा है यहाँ लोग? 1340 ले रहा है। दुगना से ज़्यादा। शेखपुरा में 20 का रेट 600 रुपया है, यहाँ 1340 रुपया टन लिया जा रहा है। 60 का रेट वहाँ 400 रुपया टन है, यहाँ लिया जा रहा है 60 700 रुपया टन।
और हर मटेरियल 10 का रेट 40 रुपये टन है, यहाँ 170 रुपये लिया जा रहा है। ये लोग मनमानी ढंग से पूरे नाजायज तरीके से यहाँ मौका का वसूली की जाती है। कहा जाता है खनिज विभाग द्वारा जो रेट निर्धारण होना चाहिए वो भी रेट निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके कारण मनमानी वसूली हो रही है। आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ज़रूरत है कि रेट निर्धारण करना ताकि आम लोगों को सही कीमत पर पत्थर मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और खबर आपको रोहतास से बताते चले, जहां पर डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के BMP 2 में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 670 महिला प्रशिक्षु जवान अब प्रशिक्षण लेकर बिहार पुलिस की हिस्सा बन गई हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान महिला सिपाहियों ने कदम मिलाकर परेड शुरू की तो पुलिस केंद्र पदथाप से गूंज उठा। परेड के दौरान महिला सिपाहियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। आपको जानकारी देते चले कि बेगूसराय की 44, वाल्मीकि नगर के 436, बोधगया के 148 सहित कुल 670 प्रशिक्षु जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर इस परेड में शामिल हुए। ये जाबाज महिला सिपाही अब बिहार पुलिस बल का हिस्सा बन रही हैं। ऐसे में इन लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। ये बेटियां अब अपराधियों के लिए भय बनकर जब बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उतरेंगी तो इनके शौर्य का सब लोहा मानेंगे। स्कॉट गार्ड के रूप में हैं महिला सिपाही 667 रिजवाना खातून। और अब बात करते हैं मखाना को मिल रही वैश्विक पहचान की। बिहार के मिथिला में एक कहावत मशहूर है, पग पग पोखरी माछ मकान। इस मखान को वैश्विक पहचान मिल रही है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि GI टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखान किसानों को लाभ मिलेगा और उनका कमाना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को GI टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का इस्तेमाल कर पाएंगे। GI टैग मिलने से आप सभी को शुभकामना। इस GI टैग मिलने से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ के उत्पादक को होगा, क्योंकि उसको एक तरह से कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। और जब भी ये देश विदेश में प्रोडक्ट जब बिकेगा तो जब ये मिथिला का बना हुआ होगा और यहाँ के स्थानीय कंपनी या स्थानीय जो उत्पादक है उसको बेचते हैं तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो यहाँ के किसानों को हुआ है, यहाँ के जो प्रोसेसर हैं उनको होगा, और जो यहाँ पे जो मजदूर होंगे जो यहाँ मखाने में काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ है। और चलिए अब आपको मखाना के बारे में कुछ अहम जानकारियां देते चलते हैं। तालाब, झील और दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला एक जलीय उत्पाद है मखाना। मखाने के बीज को भूनकर उपयोग में लाया जाता है। मिठाई, नमकीन, खीर बनाने में मखाने का इस्तेमाल किया जाता है। मखाना पोषक तत्वों से भरपूर एक खाद्य पदार्थ है। मखाने में देखिए 9.7% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 12.8% नमी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 0.1% वसा, 0.5% खनिज लवण, 0.9% फास्फोरस पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम मखाना में 1.4 मिलीग्राम लौह पदार्थ भी मौजूद होता है। 100 ग्राम मखाना में 14.5 ग्राम फाइबर होता है। यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। मखाना औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। बिहार में 88% मखाना का उत्पादन होता है और मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2002 में दरभंगा के वासुदेवपुर में राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र की स्थापना हुई थी। यह अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मघी पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है। अब आपको जानकारी देते हैं कि GI टैग आखिर है क्या। तो देखिए, GI ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में पारित हुआ। यह उत्पादों के रजिस्ट्रेशन और संरक्षण का कानून है। यह कानून 2003 में पूरे देश में लागू हुआ। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को GI टैग मिलता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि GI टैग एक प्रकार का लेबल होता है। किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। इसके तहत प्रोडक्ट की विशेषता, प्रकृति और मानवीय कारकों पर GI टैग लगाया जाता है।
जीआई टैग का मकसद गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में जीआई टैग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको बताते हैं कि जीआई टैग आखिर देता कौन है। तो भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय जीआई टैग देता है। सबसे पहले जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। चेन्नई में स्थित भारत का जीआई डेटाबेस है। किसी खास फसल को जीआई टैग दिया जाता है। प्राकृतिक और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को यह टैग दिया जाता है। 2 राज्यों में एक ही फसल होने पर मिला जुला जीआई टैग मिलता है। 10 साल तक टैग की मान्यता रहती है और 10 साल बाद टैग को रिन्यू कराना पड़ता है। देश में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WIPO जीआई टैग देता है। टैग वाली वस्तुओं पर किसी और देश का दावा नहीं होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।